Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the index question. Basically chapter के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. So सबसे पहले बच्चे आपके पास पेज 51 पे क्वेश्चंस आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. सो सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे किया हमें पता है. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था एंड जब वो अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइस ऑफ कॉर्क देख रहे थे उसमें उनको सेल्स ऑब्जर्व हुए थे और वो डेड सेल्स थे. ठीक है, कैसे लिखेंगे आंसर. In 1665 an English scientist named Robert Hooke discovered cell when he saw honeycomb like structure while observing thin slice of cork under his self designed microscope. honeycomb structure कैसा, ये मैंने नोट्स के टाइम पे बताया था. इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखा था, ऐसे 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 ऐसे. अब ऐसे इसको और ऐसे ऐसे बना लो. ठीक है, तो ये जुड़ जुड़ के एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बना था ऐसे करके. ठीक है, सो ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे. पेज 51 पे ही सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने पहले डिस्कस किया था जब नोट्स करे थे. पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था क्यों सेल को एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं बच्चे. क्योंकि सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. सो देयरफॉर वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को एंड यही सेल्स हर सेल कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. सो सेल फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आइडेंटिटी. एक सेल ही है जो आइडेंटिटी का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है. अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, फर्दर एन ऑर्गन एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गन सिस्टम. दे परफॉर्म फंडामेंटल फंक्शंस and life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. in both unicellular and multicellular entities. They perform all the activities independently. Hence, cell are referred to as structural and फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल था क्वेश्चन में, फंक्शनल था. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली. ठीक है, बात एक है, फंडामेंटल लिखो लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा है वैसे ही लिख देना. चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा. आगे अगेन पेज 53 पे हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. CO2 गैस है, वाटर हमारा लिक्विड है. कैसे इन एंड आउट मूव करते हैं हमने ये डिस्कस किया था. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दो प्रोसेस है जिससे सेल के आसपास अंदर या बाहर कोई चीज जाती है. एक सेल की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है, परमिट करती है चीजों को अंदर आने और बाहर जाने में. अब CO2 अगेन, CO2 कैसे, एक सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास होना है, तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे मूव करेगी डिफ्यूजन से. जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसे होता है बेटा, अगर पानी इधर बहुत ज्यादा है अंदर कम है तो पानी अंदर मूव कर जाएगा. सो उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस. ठीक है, अब इसको रीड करते हैं. CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रोसेस है. द सेलुलर वेस्ट एक्यूमुलेट इन हाई concentration in the cell whereas the concentration of CO2 in the external surrounding is comparatively low. This difference in the concentration level inside and outside of the cell causes CO2 to diffuse from a region of higher to lower concentration. Basically अगर देखो सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है तो वो बाहर चला जाएगा. अगर सेल के अंदर CO2 कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है, तो वो सेल के अंदर जाएगा. जहाँ भी हाई कंसेंट्रेशन होगा वहाँ से लो कंसेंट्रेशन में मूव करेगा एंड इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा H2O. मतलब यार ये समझ जाना है, ये ऐसे है. ठीक है, सो H2O डिफ्यूजेस बाय ऑस्मोसिस. और हमारा जो वाटर का मूवमेंट होता है कैसे होता है, ऑस्मोसिस से. थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन और टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच. जब तक बाहर वाटर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक ये होता है. अगर बाहर पानी ज्यादा हो सेल के अंदर आएगा, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो वो सेल के बाहर जाएगा. तो इस तरीके से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से यहाँ पे इन एंड आउट चीजें होती हैं. ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं. अगेन सेम पेज पे सेकंड क्वेश्चन व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्यों भाई, क्योंकि वो कुछ चीजों को अंदर आने देती है, परमिट करती है अंदर आने का, एंड सिमिलरली कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज. सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं अपने आप डिफ्यूजन होता जा रहा है, सारी चीजें अपने आप घूम घूम के बाहर आ रही हैं और कुछ भी सेल के अंदर जा रहे हैं. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करते हैं क्या चीज अंदर आएगी और क्या नहीं आएगी. ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट है हमारे पास
पेज 55 पे एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहला है हमारा साइज इज जनरल, इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज लार्ज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोटिक में जो हम एनिमल सेल प्लांट सेल सब पढ़ा है, सो यहाँ पे इट इज वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन उसका अच्छे से डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें द न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड एंड इज नॉट, समझ लेना है, लिख लेना, इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड जब जिस केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, आगे है क्रोमोसोम सिंगल होते हैं इसमें देयर आर मोर देन वन क्रोमोसोम, यहाँ पे एक ही होता है, इसमें ज्यादा होते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट एंड अगर हम यूकैरियोटिक की उसमें तो हमने पढ़े हैं सेल ऑर्गेनल्स कितने ज्यादा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा ऐसे लिख देना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। ठीक है, और जरूरी नहीं है इस तरीके से है, आपसे पूरा पूछ सकता है कि बताओ भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो, ऐसा नहीं कि जरूरी है ऐसे गैप्स में ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे पेज 57 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। कौन से ऐसे दो पढ़े थे जिसमें हमने कहा था उनका अपना डीएनए उनके पास होता है, एक था माइटोकॉन्ड्रिया, एक था प्लास्टिड्स। अब आपके दिमाग में आएगा मैम न्यूक्लियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमसे दो ऑर्गेनल्स पूछे, न्यूक्लियस हमारा कंपोनेंट है सेल का। ठीक है, सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, और ये प्लास्टिड्स किस में होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर एक सेल मान लो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कौन डेड सेल को कौन हेल्प करता है, जो उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होगा वो बर्स्ट आउट हो जाएगा और पूरे सेल को खत्म कर देगा। सो in the event of any damage to cell and when the revival of cell is not possible, lysosomes burst and the enzyme digest such cell. This is why lysosomes are often referred to as सुसाइड बैग्स। अच्छा, एक चीज दिमाग में अगर आए कि यार अगर कोई डेड सेल है या कोई सेल अगर खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो अगर और वो दोबारा से ठीक भी नहीं हो सकता, तो उससे क्या होगा, अगर वो वहां पड़ा रहेगा ना, वो आसपास के सेल्स को भी खराब कर सकता है, इसीलिए उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर ले, ये ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग्स। अभी हम पढ़ के आए भाई क्यों सुसाइड बैग्स बोलते हैं उनको, क्योंकि जब भी सेल डैमेज होने वाला होता है, डैमेज हो रहा होता है या डेड होने वाला होता है, तो लाइसोसोम बर्स्ट आउट हो जाते हैं एंड वो पूरे खुद तो खत्म होते हैं, साथ में उस सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स आर लाइसोसोम्स आर सेल ऑर्गेनल्स फिल्ड विद हाइड्रोलाइट। बेटा इतना आपको डिटेल में मत करना, सिंपल ऐसे ही कर लेना, विद डाइजेस्टिव एंजाइम, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। व्हेन अ सेल इज डैमेज इट्स लाइसोसोम may burst out and its enzyme digest up its own cell. Due to this we can say the lysosomes are suicide bags. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेम पेज पे फोर्थ क्वेश्चन है, where are protein synthesized inside the cell। कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा पढ़ा था, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके भी रफ वाले पार्ट में RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जो उस पर डॉट 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 होते हैं राइबोसोम्स की तरीके से। सो प्रोटीन synthesized in cell take place in ribosomes, hence ribosomes are called referred to as protein factory. Ribosomes are particles that are found attached to rough endoplasmic reticulum. ठीक है, आगे ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ हमारे इन बिटवीन इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। नाउ विल मूव टू दी बैक एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, बट ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।